हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो हम लोग की क्लास है वह आधारित है आपकी जीवनी और आत्मकथा की प्रश्नोत्तरी पर। ठीक है, जो विगत वर्षों में आपकी आत्मकथा और जीवनी से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हुए हैं तो आज उनकी चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा अपना पहला सवाल है, कृतियाँ जो आत्मकथा है तो कौन कौन सी कृतियाँ हैं। सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, मेरे साथ जन्म। तो देखिए, ये जो रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं, वह आत्मकथा है। तो इसमें से सहचर है समय तो वह डॉक्टर रामदरस मिश्र की रचना है जो कि 1991 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है यौवन के द्वार पर। देखिए, यह जो यौवन के द्वार पर है वह आपके देवराज उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। 1970 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। मेरे साथ जन्म, यह हंसराज रहबर की रचना है, 2017 में प्रकाशित हुई थी। तो ये सब क्या है, आत्मकथा है। फिर अगला सवाल है, चतुर सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है तो आत्मकथा के अंतर्गत आती है। देखिए, चतुर सेन शास्त्री ने क्या लिखा है, यादों की परछाइयाँ, यह इनकी एक आत्मकथा है। अगला सवाल है, लेखिका मन्नू भंडारी की आत्मकथा है तो एक कहानियाँ भी। देखिए, जो इनकी ये आत्मकथा है एक कहानियाँ भी, वह 2006 में प्रकाशित हुई थी। अन्या से अनन्या आत्मकथा है प्रभा खेतान की। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसका है, प्रभा खेतान का है और यह 2007 में प्रकाशित हुई थी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा है तो आत्मकथा है। देखिए, जो शांति प्रिय है उन्होंने क्या आत्मकथा लिखी है, परिव्राजक की प्रजा। ठीक है, यह आपके यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ सवाल है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं तो भगवती चरण वर्मा हैं। चेहरे अनेक आत्मकथा है तो किसका है, उपेंद्र नाथ अस्क का। देखिए, जो चेहरे अनेक आत्मकथा है वह 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह सवाल आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। अगला सवाल है, झोपड़ी से राजभवन साहित्यकार की आत्मकथा है तो किसकी, माता प्रसाद की। देखिए, जो झोपड़ी से राजभवन है वह 2002 में प्रकाशित हुई थी और यह माता प्रसाद की आत्मकथा है और यह भी आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गांव का उल्लेख है तो किस गांव का, अमोढ़ा गांव का उल्लेख है। और अमोढ़ा गांव कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, मुर्दहिया में ननकू पांडे कुशल थे तो ढोलक वादन में कुशल थे। देखिए, जो मुर्दहिया है वह आपके डॉक्टर तुलसीराम की रचना है, 2010 में प्रकाशित हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं अभी भी मैंने बताया कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीतावाचन का उल्लेख किया है तो मौन रहकर। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। यानी कि आत्मकथा किसे कहते हैं, जब कोई लेखक अपने बीते हुए जीवन का मतलब जीवन के बारे में लिखता है तो उसी को आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हिंदी की पहली आत्मकथा है तो अर्धकथानक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। अर्धकथानक मतलब हिंदी की पहली आत्मकथा किसे मानी जाती है तो अर्धकथानक को मानी गई है। और देखिए, जो अर्धकथानक है वह आपके कविवर बनारसी दास की रचना है जो कि 1641 ईस्वी में लिखी गई थी और यह ब्रज भाषा में लिखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि अर्धकथानक ब्रज भाषा में लिखा गया था बनारसी दास के द्वारा। ठीक है, फिर अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है तो क्या नाम है, जूठन। आप हुदरी साहित्यकार की आत्मकथा है रमणिका गुप्ता की। आप हुदरी, रमणिका गुप्ता ने क्या लिखा है, आप हुदरी नामक आत्मकथा लिखा है। फिर अगला सवाल है, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका है रजनी तिलक हैं।
विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति है तो किस प्रकार की आत्मकथा है। अस्ति और भवति किस प्रकार की कृति है तो आत्मकथा है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा लिखा गया है और यह 2014 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है आत्मकथा विधा में कृत है तो क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस प्रकार की विधा है, आत्मकथा है। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र या आत्मकथा है तो बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक, इसे पहला आत्मकथा माना जाता है। ठीक है, क्या अर्धकथानक को। फिर अगला सवाल है एक आत्मकथा जो कमलेश्वर विरचित है तो जलती हुई नदी। देखिए जो जलती हुई नदी कमलेश्वर ने लिखी है, 2017 में प्रकाशित हुई थी। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है तो आत्मकथा है। देखिए जो तरुण के स्वप्न है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है, 1930 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। याद रखिएगा आत्मकथा है, किसने लिखा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जूठन के लेखक हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। देखिए जो जूठन आत्मकथा है वह दलित साहित्य में एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है एक कहानी यह भी आत्मकथा है तो किसका है, मन्नू भंडारी का है। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है तो आत्मकथा है। देखिए गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की रचना है जो कि 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, फिर अगला है प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा है तो किसका, कृष्णा अग्निहोत्री का। ठीक है, क्या है, लगता नहीं है दिल मेरा, यह किसकी आत्मकथा है, कृष्णा अग्निहोत्री की है, यह 2010 में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है, आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है तो यह कथन डॉक्टर दशरथ ओझा जी का है। देखिए वो क्या कहते हैं कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आद्योपांत का मतलब होता है शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, देखिए इसमें आदि उप अंत तीन मिलकर के आद्योपांत बना है। तो आदि का मतलब हो गया प्रारंभ, उप का मतलब हो गया निकट और अंत का मतलब हो गया मतलब अंत, अंतिम या समाप्ति। ठीक है, तो आद्योपांत का मतलब है शुरू से अंत तक या प्रारंभ से अंत तक क्या लिखता है, कहानी लिखता है। तो यह किसने कहा है, डॉक्टर दशरथ ओझा ने कहा है। ठीक है, फिर अगला है आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है तो महात्मा गांधी को मिली है। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। वह रचना जो आत्मकथा है तो बचपन। देखिए यह आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। और जो बचपन है, बचपन आत्मकथा है, वह मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा गया है। यह लगभग 1913 से लेकर 14 के बीच में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और देखिए जो गोर्की जी हैं तो वो अपने बचपन के जो उनके अनुभव रहे हैं, उनका व्यक्तिगत जो उनके साथ घटनाएं घटी हैं तो इसी के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है अपने बचपन आत्मकथा में। ठीक है, किसकी है, मैक्सिम गोर्की की। ठीक, मैक्सिम गोर्की। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसका है, सेठ गोविंद दास जी की है। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। देखिए जो बच्चन जी ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने जो आत्मकथा लिखी है क्या भूलूं क्या याद करूं, तो वो 4 खंडों में विभाजित है। और पहला खंड कौन सा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। और दूसरा खंड है इसका नीड़ का निर्माण फिर है, और जो कि 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तीसरा भाग है बसेरे से दूर, 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक, 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। महत्वपूर्ण है, चारों खंडों के बारे में आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ प्रश्न बना है कि प्रथम खंड कौन सा है, वैसे आपसे अगला दूसरा तीसरा चौथा खंड भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं पहला खंड है, दूसरा खंड है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही क्रम क्या है। तो देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं तो किसका है, हरिवंश राय बच्चन जी का है, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला है टुकड़े टुकड़े दास्तान, तो यह आपका अमृतलाल नागर का है, जो कि 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
सहचर है समय रामदरस मिश्र की रचना है, 1991 में प्रकाशित हुई थी। और आज के अतीत यह भीष्म साहनी की रचना है, 2003 में प्रकाशित हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके नेट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि मतलब जो उनकी आत्मकथा है तो उसमें उन्होंने केवल अपना अर्ध सत्य बताया है, मतलब जो बाहरी दुनिया का उनका हो रहा है उसके बारे में बताया है। और उनका मानना है कि मतलब ये उनका निजी मामला है, तो वो सबको सहभागी इसमें नहीं बना सकते हैं अपना अंतरंग जीवन के बारे में बता करके। ठीक है, फिर अगला सवाल है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, तो राहुल सांकृत्यायन की। यह आपके यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है ये सवाल। तो मेरी जीवन यात्रा 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, राहुल सांकृत्यायन इसके रचनाकार हैं। ठीक है, अगला है, यशपाल की आत्मकथा है, तो सिंहावलोकन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी टीजीटी में ये भी पूछा जा चुका है। सिंहावलोकन किसकी रचना है? यशपाल की रचना है, और यह 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और देखिए सिंहावलोकन नाम से विनोबा भावे जी ने भी लिखा है 1953 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि जो यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन वह 1958 में प्रकाशित हुई थी, और जो विनोबा भावे की सिंहावलोकन है वह 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग विभक्त हैं, तो कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में विभक्त है। ठीक है, यह भी आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है, 2010 में पूछा गया था। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? तो आत्मकथा में लिखी गई है। देखिए, बार बार इस मतलब इस टॉपिक से प्रश्न बने हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह आपकी हरिवंश राय बच्चन की कृति है जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, आत्मकथा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, स्वीकृति आत्मकथा है, तो अर्धकथानक। मुड़ मुड़कर देखता हूँ आत्मकथा है राजेंद्र यादव की। मणिकर्णिका के लेखक हैं तो तुलसीराम। देखिए, जो तुलसीराम ने मणिकर्णिका लिखी है वो 2014 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी एक और महत्वपूर्ण कौन सी आत्मकथा है? मुर्दहिया, जो कि 1910 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, तुलसीराम की क्या रचना है? मणिकर्णिका। फिर अगला है, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे कहते हैं आत्मकथा। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है तो क्या है? अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा, आज के अतीत। तो अपनी खबर हो गई आपकी 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखी गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो इतनी बार सवाल आ रहे हैं कि ऐसे ही रट गया होगा आपको कि हरिवंश राय बच्चन का है, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अर्धकथानक है बनारसी दास जैन की। आज के अतीत हैं, इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी, 2003 में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं माता प्रसाद गुप्त। देहरी भई विदेश रचना किसकी है? देहरी भई विदेश, यह रचना है आत्मकथा विधा पर आधारित है, और किसकी रचना है? राजेंद्र यादव की, 2013 में प्रकाशित हुई थी। सिंहावलोकन आत्मकथा है यशपाल की। फिर अगला सवाल है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी, तो किसने लिखी थी? मोहनदास नैमिष-राय ने। और देखिए, जो इनकी आत्मकथा थी हिंदी में दलित साहित्य की जो पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिष-राय ने लिखी थी, उसका नाम है अपने अपने पिंजरे। ठीक है, अपने अपने पिंजरे किस पर आधारित है? दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है, जो कि 2 भागों में लिखा गया है। पहला भाग 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और दूसरा भाग 2001 में प्रकाशित हुई थी। और यह जो सवाल है वह आपके यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, यादों की बारात आत्मकथा है जोश मलिहाबादी की। गालिब छूटी शराब आत्मकथा है रविंद्र कालिया की। रसीदी टिकट आत्मकथा किसका है? अमृता प्रीतम का है। अपने अपने पिंजरे दलित लेखक की आत्मकथा है तो मोहनदास नैमिष-राय की।
अभी मैंने बताया कि अपने अपने पिंजरे कब प्रकाशित हुई थी, 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, 1995 में और दूसरा 2001 में। ठीक है, मोहनदास नैमिष की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? तो तुलसीराम की है, जो कि 2014 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, देखिए यहाँ पर दिया है मोहनदास नैमिष राय। फिर तिरस्कृत आत्मकथा है सूरजपाल चौहान की। वह रचनाएं जो दलित आत्मकथाएं हैं, तो दलित आत्मकथा कौन कौन सी है? अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। देखिए अपने अपने पिंजरे किसकी है? मोहनदास नैमिष राय की। मैंने पहले भी बताया 2 खंडों में विभाजित है। एक पहला 1995 में प्रकाशित हुई थी और दूसरा 2001 में। और जो मेरी पत्नी और भेड़िया है वह धर्मवीर भारती की रचना है, जो कि 2009 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आपकी आत्मकथा पर आधारित जो प्रश्नोत्तरी बनी थी अब तक, तो वो सब इतनी ही थी। अब हम लोग देखेंगे जीवनी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करेंगे जीवनी पर आधारित जितनी प्रश्नोत्तरी है उसकी। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का सवाल। पहला ये है, जीवनी से संबंधित पहला सवाल है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी संबंधित है। तो अमृतलाल नागर से, यह आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। देखिए जो कथा शेष है ज्ञानचंद्र जैन की, वह 2006 में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला है, तुम्हारा पथेर दावी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। देखिए आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और यह जो रचना है वह बंगाल के साहित्यकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तो उनकी जीवनी है इसमें। ठीक है, तुम्हारा पथेर दावी पढ़ लिया। पथेर दावी क्या है? देखिए जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं उनके द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध और क्रांतिकारी उपन्यास है। तो टैगोर जी इसमें कहते हैं, देखिए जब टैगोर जी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जब पथेर दावी पढ़ी तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा पथेर दावी पढ़ लिया है। ठीक है, तो जब मैंने तुम्हारा पथेर दावी पढ़ी तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा पथेर दावी पढ़ लिया और यह पुस्तक बहुत ही उत्तेजक है। मतलब यह पुस्तक पथेर दावी बहुत ही उत्तेजक है, यानी कि राजनीतिक रूप से जागरूक करने वाली और क्रांतिकारी विचारों से क्या है, भरपूर है, जो ब्रिटिश शासन के विरोध में जनमानस को क्या करती है, प्रेरित करती है। तो ये कौन कहता है? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक के बारे में, जो कि उनकी क्या है, पथेर दावी है। आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर का। ठीक है, याद रखिएगा, इससे सवाल बहुत बनते हैं। फिर अगला सवाल है, कलम का सिपाही में लेखक ने जीवन परिचय दिया है किसका? प्रेमचंद का। देखिए जो कलम का सिपाही है वह 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये किसने लिखा था? अमृत राय के द्वारा लिखा गया था। अमृत राय कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र हैं। उन्होंने अपने पिता की जीवनी लिखी है, ये कलम का सिपाही। ठीक है, उन्होंने ही ये उपाधि इनको दी थी, कलम का सिपाही कहा था। और देखिए इस रचना के लिए 1962 में इसका प्रकाशन वर्ष है और इस रचना के लिए अमृत राय को 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है, मिला तेज से तेज रचना है तो जीवनी विधा है। देखिए मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उन पर आधारित यह जीवनी है, मिला तेज से तेज। और लिखा किसने है? सुधा चौहान ने। और सुधा चौहान कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री हैं। याद रखिएगा, मिला तेज से तेज जीवनी विधा है, लिखा किसने है? सुधा चौहान ने। किसकी जीवनी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो कि उनकी माता हैं। ठीक है, तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की और उनके पति लक्ष्मण सिंह चौहान की संयुक्त रूप से जीवनी लिखी गई है, उनकी पुत्री सुधा चौहान के द्वारा। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में लगे 14 वर्ष। अब देखिए इनको 14 वर्ष आखिर लगे क्यों? तो जो प्रभाकर जी हैं, जब इस उपन्यास के लिए उन्होंने बहुत ही गहन शोध किया, बांग्ला भाषा सीखी और उसके बाद वो शरत चंद्र के जो समकालीन लोग थे तो उन लोगों से बातचीत की, उनसे मिले वो। उसके बाद से बिहार, बंगाल और वर्मा, जिसको म्यांमार बोला जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने व्यापक रूप से भ्रमण किया। इस
लेख को, इस पुस्तक को लिखने के लिए, ठीक है। तो आवारा मसीहा इसीलिए 14 वर्ष लगा लिखने में, ठीक है। विष्णु प्रभाकर की बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। फिर अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है तो व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश इनकी जीवनी है, किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। फिर अगला है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो जीवनी है। साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है आवारा मसीहा। देख लीजिए आवारा मसीहा से किस तरह से कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं, यहीं पर देख लीजिए 2-4 मतलब प्रश्न हो चुके, ठीक है। साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है आवारा मसीहा, किस प्रकार की जीवनी है, किस प्रकार की विधा है? तो जीवनी है। और उसको लिखने में कितना वर्ष लगा? तो 14 वर्ष लगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग महत्वपूर्ण इसके पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कलम का सिपाही के लेखक हैं तो अमृत राय। मैंने पहले भी बताया अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र हैं और 1962 में इसका प्रकाशन वर्ष है। कलम का सिपाही, इसके लिए इन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। और इसमें किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद की जीवनी है। फिर अगला है वह लेखक जो जीवनी लेखक नहीं है तो अज्ञेय नहीं है। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधा में है? तो जीवनी है। देखिए लाजपत महिमा जो है मतलब जीवनी है लाजपत महिमा, तो इसको लाला लाजपत राय ने 1928 ईस्वी में लिखी थी, ठीक है। लाजपत महिमा किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने 1928 में लिखा है, याद रखिएगा इस बात को। कलम का मजदूर, कलम का मजदूर किसकी रचना है? मदन गोपाल की। मदन गोपाल ने जो ये रचना लिखी है 1965 ईस्वी में, तो इसे प्रेमचंद की पहली प्रमाणिक जीवनी माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कलम का मजदूर किसकी रचना है? मदन गोपाल की 1965 ईस्वी में लिखी गई है और इसे प्रेमचंद की पहली प्रमाणिक जीवनी माना जाता है। याद रखिएगा कलम का सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय ने। और कलम का मजदूर किसने लिखा है? मदन गोपाल ने, ठीक है। अगला सवाल है विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का नाम है तो आवारा मसीहा है। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? तो निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया है, ठीक है। फिर अगला है देखिए ये जो निराला की साहित्य साधना है तो किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। और यह 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी 3 खंडों में, याद रखिएगा। और इस जो निराला जी की ये रामविलास शर्मा जी की जो रचना है निराला की साहित्य साधना, तो इसके लिए शर्मा जी को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर अगला है सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज मिला तेज से तेज है सुभद्रा कुमारी चौहान की। देखिए मैंने अब पहले बताया ना आपको कि मिला तेज से तेज किसने लिखा है? सुधा चौहान ने। किसकी जीवनी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। और सुधा चौहान इनकी पुत्री हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री हैं सुधा चौहान, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक हैं तो बलराज मधोक हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? तो बलराज मधोक हैं। जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं तो रामविलास शर्मा है। क्या लिखा है? निराला की साहित्य साधना, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है जीवनी लेखक नहीं है तो हरिशंकर परसाई नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी लिखी है तो ब्रजरत्न दास ने लिखी है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं तो कौन है? मोहन अवस्थी हैं। वह साहित्यकार जिसने अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साकार किया तो जैनेंद्र कुमार। देखिए जैनेंद्र कुमार ने क्या लिखा है? अकाल पुरुष गांधी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर अगला सवाल है वट वृक्ष की छाया में लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है तो अमृतलाल नागर। देखिए जो वट वृक्ष की छाया है वह 2004 में प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा लिखी गई है? कुमुद नागर के द्वारा लिखी गई है। देखिए इसमें जो वट वृक्ष की छाया में लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। किस लेखक की स्मृति को? अमृतलाल नागर की स्मृति को। 2004 में प्रकाशित हुई थी। कुमुद नागर मतलब इनकी रचनाकार कुमुद नागर हैं और कुमुद नागर है कौन? अमृतलाल नागर की पुत्री हैं,
याद रखिएगा, अमृतलाल नागर की पुत्री कौन है? कुमुद नागर, जिन्होंने क्या लिखा है? वट वृक्ष की छाया में। ठीक है। अगला सवाल है, रोमा रोला की कृति है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। किसकी कृति है? रोमा रोला की। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं को एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। देखिए, यह जो इतना लंबा चौड़ा कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, वह आपके नेट में 2019 में एक बार ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो कथन होते हैं उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लिया करें, क्योंकि अक्सर करके नेट में ये सवाल, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। फिर अगला सवाल है, मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है तो कवि नाथ गोपीराज की। देखिए, जो मनीषी की लोक यात्रा है वह 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी थी। मनीषी की लोक यात्रा किसने लिखी थी? भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी थी। 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें किसकी जीवनी है? कवि नाथ गोपीराज की। यह आपके यूपी टीजीटी में एक बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है तो क्या है? श्री गांधी है। देखिए, जो श्री गांधी लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी ने, तो वह 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। देखिए, अकाल पुरुष गांधी किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने। श्री गांधी किसने लिखा है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। याद रखिएगा, अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना की है जैनेन्द्र ने। रचनाकार अज्ञेय की जीवनी है शिखर से सागर तक। देखिए, जो शिखर से सागर तक रचना लिखी है, अज्ञेय की जीवनी है इसमें, तो राम कमल राय ने लिखी है। 1986 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम है प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। देखिए, जो प्रेमचंद घर में है उसकी जो रचनाकार हैं शिवरानी देवी हैं। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी है। 1944 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। इसमें उन्होंने प्रेमचंद की जीवनी के बारे में लिखा है, मतलब उनके जीवन के बारे में लिखा है। तो किसकी रचना है प्रेमचंद घर में? शिवरानी देवी की। ठीक है, 1944 में प्रकाशित हुई थी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में, देखिए, वट वृक्ष की छाया में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें अमृतलाल नागर की जीवनी है और उनके परिवार की 4 पीढ़ियों की कहानी को भी दर्शाया गया है। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर ने इसकी रचना की है, मतलब कुमुद नागर ने इसको लिखा है, जो कि अमृतलाल नागर की पुत्री हैं। 2006 में प्रकाशित हुई थी। व्योमकेश दरवेश, देखिए, जो व्योमकेश दरवेश है वह विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। 2012 में प्रकाशित हुई थी और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, और 2014 में इनकी इस रचना के लिए उन्हें 28वें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? विश्वनाथ त्रिपाठी को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब रचनाएं हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। व्योमकेश दरवेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी लिखी गई है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं तो राधा कृष्ण दास हैं। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो रामचंद्र वर्मा है। देखिए, जो गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के नाम से लिखा है तो रामचंद्र वर्मा ने लिखा है। 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि इसी नाम से, मतलब महात्मा गांधी नाम से, एक फ्रांसीसी लेखक हैं जो कि मतलब रचना लिखे थे महात्मा गांधी नाम से। उनका नाम था रोमेन रोलांड। ठीक है, रोमेन रोलांड, जिनको रोमा रोला नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया रोमा रोला की कृति क्या है? महात्मा गांधी। ठीक, और महात्मा गांधी विश्व की अद्वितीय पुरुष, अगर महात्मा गांधी केवल देता है तभी आप उसको सही मान सकते हैं। तो क्या महात्मा गांधी नाम से किसने लिखा है? रामचंद्र वर्मा ने 1927 ईस्वी में। और किसने लिखा है? रोमा रोला ने लिखा है। ठीक है, फिर अगला सवाल है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं तो विष्णु चंद्र शर्मा हैं। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं।
वह रचना जो जीवनी नहीं है तो मेरी पत्नी और भेड़िया। देखिए, जो मेरी पत्नी और भेड़िया है वह धर्मवीर भारती की रचना है, 2009 में प्रकाशित हुई थी। यह आत्मकथा है, यह जीवनी नहीं है। मेरी पत्नी और भेड़िया क्या है? आत्मकथा है। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कहा गया है तो प्रेमचंद को कहा गया है। ठीक है। वह आलोचक जिसकी पुस्तक निराला की साहित्य साधना है तो रामविलास शर्मा है। निराला की साहित्य साधना किसके द्वारा लिखा गया है? रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो आज की इस क्लास का ये अंतिम सवाल था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आत्मकथा और जीवनी से संबंधित विगत वर्षों में जो प्रश्नोत्तरी थी तो आज उस पर चर्चा हुई है। ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें और अगर मेरे लिए कोई सुझाव है तो उसे कृपया कर ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तो जो 2-3 और छोटी छोटी विधाएं हैं, बहुत ही कम प्रश्न उससे पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो कल उस पर चर्चा हो जाएगी। उसके बाद से आपकी ये विधा पर जो प्रश्नोत्तरी वाली क्लास चल रही है तो वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।